श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेजर नंद किशोर। आज हम आपसे बातचीत करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, हम जानते हैं कि ये गंभीर मानसिक रोग है स्किज़ोफ्रेनिया। इसको लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं। आप क्या कहेंगे, इस रोग को आप किस रूप में लेते हैं? ये 15 वर्ष से 45 वर्ष के बीच गंभीरतम मानसिक रोग है, जिसमें आदमी हकीकत के संपर्क में नहीं रह पाता है। उसको ये भी एहसास खत्म हो जाता है कि उसे कोई परेशानी है और वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरा नहीं कर पाता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं। पहले बहुत ज्यादा गंभीर माना जाता था, लेकिन अब चिकित्सा इसकी संभव है। 3 तरह से हम लोग देखते हैं। बायो, साइको, सोशल, ये कारण भी होते हैं और ये उपचार के भी 3 आयाम हैं। मुख्यतः 80% से अधिक ये बायोलॉजिकल यानी कि जैविक है इसके कारण, तो इसलिए इलाज भी मुख्यतः दवाई से ही है। और साइको सोशल भी हैं, कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ सामाजिक, तो वो ही कारण भी हैं। और वो उपचार के वक्त भी खाली हमें दवाई नहीं देनी चाहिए, इन दोनों बातों को, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए इलाज करते वक्त। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, अब बात करते हैं कि खास लक्षण क्या है, इसको कैसे पहचाना जाता है? स्किज़ोफ्रेनिया, अनिल जी, एक समूह का नाम है। बहुत तरह के जो बड़े विकार हैं, तो लक्षण तो उस हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे ऐसा समझा जा सकता है कि आदमी या औरत समाज से कुछ भिन्न रूप में सोचने लगता है। उसके सोचने का ढंग, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, उनसे कुछ भिन्न होने लगता है। और यहाँ तक कि इसमें कभी भी जैसे बहुत शक करना, कानों में आवाजें सुनना, बिना बात के हंसना, और अपना जो आपके काम है सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, उसमें व्यवधान जरूर आता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया भी था। तो ये हैं। अब एक उदाहरण मैं ऐसे दूंगा, आपने तो उसको सराहाया और एक मुस्कान दी, वो गलत तरीके से इसको ले सकता है। वो सोचेंगे मेरा मजाक बनाया जा रहा है। इस तरह से लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो सोचेंगे कि ये तो मेरी बात कर रहे हैं और मुझे एक उपहास का विषय बनाया जा रहा है। इस तरह से भिन्न भिन्न रूपों में शक एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कई बार इस तरह व्यवहार करते हैं कि जैसे उनको आवाजें सुनाई पड़ती हैं, किसी चीज के ना होते हुए भी आवाजें सुनाई पड़ती हैं या कुछ दिखाई पड़ता है, जबकि कुछ होता नहीं है। इसको कहते हैं हेल्यूसिनेशंस। इस परसेप्शन की, इस ग्रहण करने की क्षमता उनकी प्रभावित हो जाती है। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं। जी, ये खास लक्षण आपने हमारे श्रोताओं को बताए। जी। अब जैसे कारणों का आपने जिक्र किया था, तो क्या आनुवांशिकता भी ये कारण है इसमें? आनुवांशिकता अभी तक जितना हम जान पाए हैं सबसे बड़ा कारण है। अगर किसी परिजन को है, इसका देखिए पूरे जीवन में 1% संभावना रहती है इसके होने की, पूरे जीवन में। लेकिन अगर परिवार में एक कोई निकट संबंधी इससे ग्रसित है तो 10 गुना संभावना बढ़ जाती है। अब और तरह से लीजिए कि अगर आपके एक अभिभावक को ये है रोग, तो करीब 8 से 12%, और अगर दोनों को है तो 40% हो सकता है। एक और बड़ा योगदान है इसमें अनुवांशिकी में, ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं, 2 तरह के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। तो ये एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से प्रमाण है कि मोनोजाइगोटिक में 12% संभावना हो जाती है, जबकि पॉपुलेशन में तो लाइफ टाइम में होने की 1% है। डाइजाइगोटिक में अगर अलग से वो ये प्रकार होते हैं इसके जुड़वा के, अगर एक ही अंडे से दोनों बने हैं उसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक, तो ये 47% हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे अनुवांशिक जो जीन्स हैं वो छोटे ही प्रभाव से ही वो सब होते हैं। और ये भी एक कारण है कि वो अपने आप को दिखाते तब हैं जब कुछ विषम परिस्थितियां, सामाजिक और या आर्थिक
या मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां होती हैं, तो उनको फिर ये जल्दी सामने आ जाता है। जी, ये आपने कारण बताया, इसमें भी आपने कहा कि प्रमुख कारण आनुवंशिक है। अब जानना चाहेंगे कि निदान, जिसे हम डायग्नोज कहते हैं, उसको आप किस तरह से करते हैं? देखिए, निदान की जहां तक बात है, एक फैशन सा चल पड़ा है तमाम तरह के टेस्ट कराने का। सच बात तो यह है कि डॉक्टर तल्लीनता से और अलग अलग घर के सदस्यों से सुने, मरीज को ठीक से देखे, तो क्लिनिकल जिसको कहते हैं ना, मतलब ठीक से आपने उसके बारे में जाना और कुछ अपना मूल्यांकन किया, तो उससे ही होती है। किसी निदान के लिए, डायग्नोसिस के लिए किसी भी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लोग जल्दी से संतुष्ट नहीं होते, और क्योंकि एक सोच लेते हैं अपने मरीज पे ये करेंगे और वो करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो करा लेते हैं कुछ ना कुछ टेस्ट, और फिर उनको बता भी दिए जाते हैं। जरूरत नहीं है वैसे। अब बात करते हैं कि यदि इस रोग का इलाज ना किया जाए और ये बढ़ता रहे तो क्या जटिलताएं आ सकती हैं? जैसे मैंने बताया, प्रकार तो बहुत तरह के होते हैं। कुछ की जो आगे का भविष्य बहुत उतना अंधकार में नहीं होता है, लेकिन जटिलताएं ये आ सकती हैं कि अगर बिल्कुल इलाज न किया जाए तो समाज से कट जाएगा। और कुछ प्रकार हैं जो हेबिफ्रेनिया जिसको कहते हैं, जो सड़कों पे घूमते हैं, ये वही लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट नहीं किया गया, और किसी एनजीओ ने इस दिशा में उतना ध्यान भी नहीं दिया। वो जो गैर सरकारी ये संस्थाएं हैं, संगठन हैं, बड़े हल्के से, बड़े सस्ते से इनको ठीक से नहलाया धुलाया जाए, खाना खिलाया जाए, इनको अच्छे कपड़े दें, अच्छा वातावरण दें, और कुछ बड़ी सस्ती सी दवाइयां आज भी अगर कोई इसके लिए तैयार हो जाए तो इनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। लेकिन होता तो ये है कि मेंटल हॉस्पिटल में जो मानसिक चिकित्सालय पहले होते थे उस तरह की, अब तो सौभाग्य से क्लिनिक में इलाज हो जाता है। वहां पे ठीक होने पर भी परिजन इनको लेने से मना कर देते हैं। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, लेकिन बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। समाज और परिवार की भूमिका पर अभी हम बात करेंगे डॉक्टर नंद किशोर। इलाज की बात की जाए, और हमारे देश में अशिक्षा है और अंधविश्वास भी है, और इसके चलते तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं इस तरह के मरीजों के ऊपर। आप एक लंबे समय से ओपीडी में ऐसे मरीजों को देखते आए हैं, आपका क्या अनुभव है कि इलाज बाद में शुरू होता है और पहले इस तरह के प्रयोग हो जाते हैं? बहुत हो जाते हैं इस तरह के प्रयोग, और कई बार तो इलाज से अच्छा परिणाम आ जाता है। उसके बाद भी कुछ सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, उनके चलते बड़े पढ़े लिखे लोग फिर भी कि नहीं साहब ये तो हम कराएंगे, पूजा तो करेंगे। जिनमें मैंने यहाँ तक देखा कि जो बहुत ज्यादा ही उच्च वर्ग है, वो तक जाते हैं अपने गांव लौट के, वो पूजा पाठ, अपने देवता और वो सब। हम भी अब विरोध नहीं करते, हम कहते हैं भाई मुख्य इलाज है इसका दवाइयों से, वो कभी टूटना नहीं चाहिए, और कम से कम आप समय समय पे जब जब हम बताएं दिखाइए। उसके बहुत बिल्कुल चमत्कारिक परिणाम आते हैं, और आप खुद ताज्जुब करेंगे, जो अभी सोच नहीं सकते आप। तो दवाएं लंबे दौर तक चलती हैं? दवाई का ऐसा है अनिल जी कि जब पहली बार हो जाता है तब तो करीब 1 से 2 वर्ष तक चल के और फिर धीरे धीरे बंद की जा सकती है। लेकिन जब थोड़ा सा दूसरी बार इसका वो होता है तो फिर करीब 4-5 साल, और कई बार हो जाए तो फिर वो लंबा ही चलता है। ये एक है, इस बात से मैं भी बहुत खुश नहीं हूँ। कितनी भी हम लोगों ने तरक्की करी हो, लेकिन यहाँ पर उलझे हुए हैं सब लोग। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जो गलती हो जाती है हम लोगों से, वो ये है कि दवाई लिखी और बस दवाई लिख के कुछ वक्त देना चाहिए। लेकिन अगर इन मरीजों को परिवार में जगह मिले, परिवार वाले ठीक से समझें, जब वो मरीज की अस्पताल से छुट्टी होती है, जब देर में बुलाया जाता है, उस वक्त तक भी पूरा ठीक नहीं होता मरीज, तो उस वक्त आप अपनी ना चलाएं कि जी अब तो हम झाड़ फूंक करा लेते हैं, डॉक्टर ने तो कर ही दिया, डॉक्टर तो क्या ही करते हैं कि इलाज लंबा चलेगा, अब तो ये वैसे ठीक हो जाएगा। 2-3 चीजों का ख्याल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो चीजें वो भूल गया है, सामाजिक सोशल स्किल, सामाजिक दक्षता बढ़ाई जाए, और बहुत ज्यादा भावनाएं अलग से ना दिखाई जाए। अब देखिए, मैं दुर्भाग्य से एक उदाहरण दूंगा कि पता नहीं कौन से जन्म के हमने पाप किए थे और ये पैदा हुए थे। इन चीजों का इतना दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक ठाक होता मरीज फिर
वो संभल पाना मुश्किल होता है। तो परिजन स्वीकार करें, धीरे धीरे साथ ले जाएं उसको। लोग छिपाते हैं लेकिन छुपाएं नहीं, उनको फिर दोबारा से लौटने में मदद करें। और एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती है, जो भी उसका व्यवसाय रहा, जिस काबिल भी है, जो भी उसकी योग्यता है, अगर उसको सामाजिक दक्षता भी समझाई जाए और दोबारा से, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं उसको, कुछ है संस्थान अब हमारे भारतवर्ष में भी। क्लिनिकों में तो ये संभव हो नहीं पाता, लेकिन हर चिकित्सक इतना तो घर वालों को थोड़ा सा वक्त दे और इन पहलुओं को छूना चाहिए। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, हमने जब जटिलताओं की बात की थी, जी क्या आत्महत्या की प्रवृत्ति भी इन लोगों में आ जाती है, सुसाइडल टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं? जी जी। तो देखिए, यहाँ मैं ये बताऊंगा कि आम धारणा ये है कि भाई खाली उदासी का मरीज या किसी सामाजिक आर्थिक कारण से करता है, लेकिन इसमें भी करीब 8-10 गुना बढ़ जाती है संभावना। सिर्फ इसलिए 2-3 कारण होते हैं। एक तो जब मरीज, अगर वो थोड़ा सा बुद्धिमान है और जब वो रिकवरी हो रही होती है, जब वो ठीक हो रहा होता है, उसको ये लगता है पुरानी बातें याद करके, अरे यार सारे दोस्त तो निकल गए और ये हुआ क्या था मुझे, में बड़ा दुर्भाग्य था ये मेरा। एक तो इससे हो जाता है, मतलब एक तरह से अवसाद ही, मतलब थोड़ा डिप्रेशन घेर लेता है जब मुख्य उसके लक्षण ठीक होने लगते हैं। ये भी एक बात है, ध्यान देने की बात है परिजनों को। और एक ये होता है कि इस बीमारी का एक अभिन्न अंग कुछ कुछ मरीजों में होता है, ऑडिटरी हैल्यूसिनेशंस, मतलब आवाजों का सुनाई देना। आवाजें हुक्म करती हैं, तू कूद जा नहीं तो तेरा वैसे भी मर्डर होने वाला, तू जिंदा तो रह नहीं पाएगा वैसे भी, और तू ये नहीं मानेगा तो बहुत दर्द की मौत, कुछ भी वो बातें करते हैं। होता कोई नहीं है लेकिन उसको आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तो सुसाइड का, आत्महत्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इन सब में परिजनों की और परिवार की, समाज की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। एक मनोरोग विशेषज्ञ होने के नाते आप जानते हैं कि दवाओं की अपनी भूमिका है, और आपने कहा कि परिवार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जी। और आपने कई मरीज ठीक किए होंगे। तो बताएं कि परिवार किस तरह से, कैसे उसको सामान्य जीवन जीने में मदद कर सकता है? देखिए, एक तो निदान की बात हुई। जब ये परेशानी हमारे सामने आती है, उससे बहुत कहीं पहले वो कुछ मुख्य धारा से कटा सा होने लगता है और लोग अपनी अपनी वो लगाते हैं कि शायद इसलिए, शायद उसलिए, नहीं मूड होगा। तो उस वक्त जल्दी से जल्दी इसका भी शक करें कि ये कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है और मनोचिकित्सक से ये अपने पारिवारिक डॉक्टर से ही संपर्क करें और इस बात को गंभीरता से लें। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, जब वो दवाई से काफी ठीक होने लगता है तो उस वक्त उसका सम्मान करें और बहुत क्रिटिकल कमेंट, बहुत वैसी बातें ना करें, स्वीकार करें, उसको साथ ले जाएं, इंटीग्रेट करें, मतलब उसका समायोजन करें परिवार में भी और समाज में भी। तो वो तभी होगा जब आप उसको छुपाएंगे नहीं, बाजार में साथ ले जाइए, कोई शर्म की बात नहीं, भाई आपके परिवार का हिस्सा है, ये सब करेंगे तो जो आराम है वो रिकवरी 10 से 20% अधिक हो जाएगी। जी। अब ऐसे जो संस्थान है जहाँ पर मानसिक रोगियों को रखा जाता है और खास तौर से स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है? यदि अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, क्या वो हमारे देश में उपलब्ध हैं? हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी जगह, देखिए सबसे बड़ा तो हमारा है निमहैंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलोर। वहाँ पे बहुत सभी कुछ है, पूरे डिपार्टमेंट हैं। मनोवैज्ञानिक की बड़ी भूमिका है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, जो उनको समझाते हैं। अब जैसे हम अपने लखनऊ की बात करें, जहाँ से मैंने पढ़ा है, वहाँ पे इनको इंगेज किया जाता था। एक म्यूजिशियन भी होता था और बहन जी वगैरह भी होती थी जो कढ़ाई बुनाई, जो भी, उसको, जिससे उनकी रिकवरी अच्छी होती है। और एक ग्रुप थेरेपी का होता है कॉन्सेप्ट की ग्रुप बने उन मरीजों के और उनके अभिभावकों के, तो अपनी अपनी भावनाएं आपस में साझा करते हैं कि भाई हम तो ऐसे, तो उससे दूसरे का मोरल, दूसरे का वो बढ़ता है। तो ये भी बहुत अच्छा है।
तो बड़े बड़े चिकित्सालयों में तो है, और लेकिन मनोचिकित्सक की नियुक्ति होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक की और सामाजिक कार्यकर्ता की। तो ये कोई वो इस तरह की कभी हो, हमारे यहाँ तो जो डॉक्टर्स हैं उनके ही ऊपर बहुत लोड रहता है, ये संभव नहीं हो सकता। और बहुत देर से हमारी सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान दिया, कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए, लेकिन होना चाहिए कि हम खाली दवाई दे के ना छोड़ें, कुछ और भी करें जो कि अलग से 10-20% परिणाम हमें दे सकते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर मेजर नंद किशोर, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हमारे श्रोताओं के साथ की। निश्चित तौर पर ये बातें हमें प्रेरित करेंगी कि समाज का वो एक हिस्सा जो मानसिक रूप से परेशान है, उसको किस तरह से हम अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं और उनको जीवन की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।